चलिए सभी लोग हेडिंग्स, बेटा प्लीज हेडिंग डाले। परमुटेशंस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो वर्ड हम लोग समझते हैं परमुटेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। क्या करना? अरेंजमेंट। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं, यदि उनको अरेंज करना चाहते हैं तो जहां पर भी वर्ड आएगा अरेंजमेंट, उस जगह पर हमें क्या लगाना है? परमुटेशंस लगाना है। जैसे बहुत ध्यान से देखें, आपके पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से हमें किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास कितने हैं? तीन है। इन तीन ऑब्जेक्ट में से आपको केवल कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? दो। अब वो दो कौन से हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अरेंजमेंट करने से पहले आपको वो दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने ए और बी को सेलेक्ट किया, तो जब ए और बी को सेलेक्ट करेंगे तो उनका अरेंजमेंट एक तो ऐसा होगा कि ए पहले होगा और बी बाद में। एक ऐसा भी हो सकता है बी पहले होगा और ए बाद में। अभी हम लोगों ने किसका किसका सिलेक्शन किया था? ए और बी का, लेकिन उसका अरेंजमेंट देखा तो दो तरीके से। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों अलग बातें हैं। सिलेक्शन ए और बी का किया, अरेंजमेंट कितनी तरीके से हुआ? दो तरीके से। अब इस जगह पर और भी किसी का सिलेक्शन भी हो सकता है, बी और सी का। बी और सी को जब सेलेक्ट करेंगे तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? दो तरीके। बी पहले सी बाद में, सी पहले बी बाद में। और भी कोई सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें, ए और सी का। ए और सी को सेलेक्ट किया, इनका अरेंजमेंट करोगे तो ए पहले सी बाद में, सी पहले ए बाद में। इसका मतलब है जहां परमुटेशंस है वहां अरेंजमेंट करना होता है। और अरेंजमेंट में ये जो इनका सीक्वेंस होता है, पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, वो मैटर करती है। सबसे पहली बात, परमुटेशन कहां अप्लाई होगा? अरेंजमेंट में। और अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट का क्या मैटर करेगा? पोजीशन। उनका अरेंजमेंट में पोजीशन उसकी क्या, उस पर भी डिपेंड करेगा। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एनपीआर। क्या फॉर्मूला होता है? एनपीआर। तो ये जो एनपीआर फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है? टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल एन कैसे हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और उनमें से ये आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करना है? अरेंज करना है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं और कैसे ऑब्जेक्ट हैं? सबसे पहली बात, यदि डिफरेंट नहीं तो ये पी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यदि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट तभी ये पी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि थ्री ऑब्जेक्ट है, उसमें से टू को अरेंज करना, तो हम लोग लिख देते हैं अच्छा थ्री ऑब्जेक्ट में से टू को अरेंज करना, तो 3p2 गलत हो जाएगा। आप देखें वो जो तीन ऑब्जेक्ट हैं क्या वो डिफरेंट है? इफ देयर आर थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनमें से दो ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगाना है। कितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है? आर। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला आपको याद है? क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या ये फॉर्मूला होता है? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा परमुटेशंस वाला जब हम क्या कर रहे होंगे, और अरेंजमेंट में वो जो ऑब्जेक्ट रहे होंगे सारे के सारे डिफरेंट। ये नहीं कि इसमें ए दो बार आ जाए। यदि ए दो बार आ गया तो कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसे हो जाएंगे तो उसमें पी अप्लाई नहीं होगा। इतना नोट करें। चलिए अब इसमें थोड़ा सा नोट करके इसके नीचे लिखेंगे, तो इसके बारे में बताया है परमुटेशंस के बारे में। मतलब जहां अरेंजमेंट कर रहे होंगे वहां
वहां क्या लगेगा, परमुटेशंस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन किनका अरेंजमेंट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट। 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इन केस ऑफ, पहला पॉइंट नोट करके लिखिएगा, इन केस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स we use permutations, we use permutations। किसका अरेंजमेंट कर रहे होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, देन परमुटेशंस का यूज करना है। आगे लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर। ये जो अरेंजमेंट होता है इसमें ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन मैटर करता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब इसमें इसके बाद लिखेंगे NPR, लिखेगा थर्ड पॉइंट, NPR मींस, ये थर्ड पॉइंट है, NPR मींस अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, R ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। NPR का मतलब क्या है, कितने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों का, R लोगों का, कितने में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से। जब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए तो जिनका अरेंजमेंट कर रहे हैं वो अपने आप डिफरेंट हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें लिखेगा हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, लिखेगा हाउ मैनी, एक क्वेश्चन लिखेगा हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, how many total number of arrangements of two different objects from three different objects, from three different objects। क्या लिखेंगे, कितने ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, तीन, तीन के तीनों, क्या ये इनके अरेंजमेंट है, टोटल कितने अरेंजमेंट है, टोटल कितने हैं। बट हमें टोटल इस तरीके से काउंटिंग करनी नहीं है, हमें क्या करना, टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे उनमें से कितने को अरेंज करना है। लेकिन क्या ये तीन के तीनों डिफरेंट थे। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल कितना, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 करेंगे कितने का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे क्या 6 आएगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 6। इतना नोट कर लें। अरे फैक्टोरियल का तो मतलब आता होगा ना, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा, बट एक एक क्वेश्चन आपकी नोट्स में होगा यदि कोई क्वेश्चन जेईई मेंस या एडवांस में आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए इसके आगे हेडिंग डालेगा कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं, परमुटेशंस का यूज कहां करते हैं, अरेंजमेंट में, और कॉम्बिनेशंस का जहां पर हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। यदि हम ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे बहुत ध्यान से दो, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, अब 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने। इसके पहले क्या किया था, अब वो 2 ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट करने वो ए और बी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, बी और सी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ए और सी हो सकते हैं। तो सिलेक्शन कितनी तरीके से, इनको अरेंज थोड़ी नहीं करना है, हमें बस केवल 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे 2 सेलेक्ट किए, या तो ए और बी आएगा, या तो बी और सी आएगा, या तो सी और ए आएगा। मतलब ए या सी बोलो या सी और ए बोलो, इनको अरेंज करना नहीं है कि ए और बी आया तो 2 तरीके से, ऐसा नहीं, केवल क्या करना है, इसका मतलब इनकी रिलेटिव पोजीशन पे सिलेक्शन डिपेंड,
मतलब कॉम्बिनेशन कहां लगेगा, जहां सिलेक्शन करना होगा, और कॉम्बिनेशन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड, केवल वहां पर क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अब जैसे टोटल आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR, इसका मतलब क्या होता है, N टोटल ऑब्जेक्ट है, उसमें से कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, R, लेकिन ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अभी इसको लिख लीजिएगा NC, इतना लिख लीजिए थोड़ा सा इधर, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, ये थोड़ा सा ये फिगर बनाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला तो सबको आता होगा। r की वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से, और n या उससे छोटी, ऐसे NPR वाले में भी होता है भाई, इसमें 0 ले सकते हैं n तक, भाई टोटल n ऑब्जेक्ट है, n के n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, n से ज्यादा थोड़ी नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल n ऑब्जेक्ट है, हम बोले कि 5 ऑब्जेक्ट, उसमें से 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, हो ही नहीं सकता है। तो जितने यहां उतने ही तक का सिलेक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो अब इसमें आगे लिखिएगा नोट करके, फर्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ selection we use combination, in case of selection we use combination, relative position of objects does not matters, मतलब सिलेक्शन में इनकी रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं करती, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डज नॉट मैटर्स, ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव पोजीशन पर मैटर नहीं करेगा। उसके आगे लिखिएगा सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, ऐसा लिखिएगा, सॉरी, NCR means selection of R object from n different objects. NCR means selection of R objects from n different objects. एक छोटा सा इसी में क्वेश्चन लिखेंगे, इन हाउ मैनी वेज two different objects, in how many ways, two का मतलब TWO वाला, in how many ways two different objects can be select from three different objects, कितनी तरीके से दो ऑब्जेक्ट तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट किए जा सकते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, उनमें से कितने का सिलेक्शन करना है, कितनी तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का मतलब 1 फैक्टोरियल, फिर नीचे क्या लिखा है 2 फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगाया, कितना आंसर आ गया 3। क्या इधर भी 3 बन रहा है? इस तरीके से काउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग वहां पर क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नोट करें इसको, ये रिजल्ट लिख लीजिए, इसको लिखने बाद ये फिगर बना लीजिए कि ये वो 3 सिलेक्शंस हैं जो दिख रहे हैं आपको। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे इसके एक और नोट लिखेगा, परमुटेशंस इज, लिखेगा परमुटेशन इज 2 स्टेप प्रोसेस, परमुटेशन इज 2 स्टेप प्रोसेस, परमुटेशंस इज 2 स्टेप प्रोसेस। जो परमुटेशंस है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, एक होता है स्टेप 1, और स्टेप्स को हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, आगे अभी हम लोग फंडामेंटल काउंटिंग पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2, परमुटेशंस कितने स्टेप प्रोसेस है, परमुटेशंस इज 2 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 देखो क्या होता है, स्टेप 1 होता है सिलेक्शन, स्टेप 1 क्या होता है सिलेक्शन, और स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है अरेंजमेंट।
परमुटेशंस इज टू स्टेप प्रोसेस। नंबर वन सिलेक्शन, उसके बाद में अरेंजमेंट। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसका मतलब समझना सभी लोग। माना कि टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, इधर सुनो बेटा बाद में लिखना, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं और सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट का परमुटेशन करना है। r ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है? परमुटेशन करना है। परमुटेशन का मतलब उनका सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो n में से r ऑब्जेक्ट का परमुटेशन करना, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो p वाला लगेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे टोटल ऑब्जेक्ट है n ऑब्जेक्ट है, उसमें से केवल कितने ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना, उनका सिटिंग अरेंजमेंट करना है, r ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जब n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, क्या इतनी तरीके से, क्या अभी आपकी इवेंट कंप्लीट हुई? मतलब ये पहला स्टेप था। जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता। अभी ये फंडामेंटल काउंटिंग भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था इनटू, सेकंड स्टेप दो क्या होगा, टोटल n ऑब्जेक्ट में से कितने सेलेक्ट किए, r ऑब्जेक्ट अपने पास आ गए। अभी इन्हीं r ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है, अरे इनको अरेंज करना होगा। तो टोटल कितनी चेयर्स सामने होंगी, r चेयर्स होंगी, और r ऑब्जेक्ट को क्या करना है। तो सुनिएगा, जैसे माना कि हमने 3 चेयर आपके सामने हैं और 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट आपके सामने, इसको कितनी तरीके से, 3 तरीके से। अरे बोलो भाई, इसको इसमें बिठा सकते हैं, या तो इसमें बिठा सकते हैं या इसमें बिठा सकते हैं, इसको 3 तरीके से। अब एक चेयर फिल हो गई होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, ये फिल करते हैं। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ऑब्जेक्ट को आपको बिठाना है तो ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा और चेयर तक लेके, कि हम इसको पहले इस यहां से ऐसे करेंगे कि ये कितनी तरीके से फिल हो रहा है। ऐसे हमें ये देखना है इवेंट की शुरुआत किधर से हो रही है, शुरुआत कहां से होगी, ऑब्जेक्ट उठेगा वो फिल होगा। इसको पहले वाले ऑब्जेक्ट को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 उसके सामने ऑप्शन है, कहीं पर भी बैठ सकता है। क्या एक ऑप्शन इनमें से कोई कट हो जाएगा, कितने ऑप्शन इधर बचे, इसके लिए इसको ये बैठेगा कितनी तरीके से बैठेगा, 2 तरीके से बैठ सकता है। इसमें से एक चेयर फिल हो गई, अरे 2 में से कोई भी ऑप्शन था, कहीं भी बैठ सकता था। इसके लिए कितने ऑप्शन बचे, क्या सारे लोग बैठ गए। मतलब 3 ऑब्जेक्ट को 3 चेयर पे अरेंज करना कितनी तरीके से, 3 × 2 × 1, मतलब 3 फैक्टोरियल वेज से। सुनना एक बार फिर से, जैसे कि माना हमने कि 4 ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके सामने, चेयर कितनी है, 4 चेयर्स हैं। 4 चेयर्स पे 4 ऑब्जेक्ट को बिठाना है। पहला ऑब्जेक्ट उठाया, उसके सामने ऑप्शंस कितने हैं, 4 तरीके से वो बैठ सकता है। एक चेयर कोई भी फिल हुई होगी, पता नहीं कोई भी फिल होगी। अब दूसरा ऑब्जेक्ट आया, दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें बिठाना है, कितनी तरीके से बैठ सकता है, 3 तरीके से बैठ सकता है। अभी एक चेयर और कोई फिल हो गई होगी, कोई भी एक फिल हो गई होगी। अब कितने, एक और ऑब्जेक्ट उठा, उसको हमें अरेंज करना कितनी वेज से, फिर एक को कितना बना, 4 फैक्टोरियल, मतलब कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4, और कितनी जगह बिठाना है, 4 जगह। क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल। 4 ऑब्जेक्ट को 4 जगह पर अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल वे से, n ऑब्जेक्ट को n जगह पर अरेंज करना है n फैक्टोरियल वे से। तो सुनना बेटा, यहां कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, r ऑब्जेक्ट को r जगह अरेंज करना कितनी तरीके से, r फैक्टोरियल से। अब समझना यहां पर एनपीआर का फॉर्मूला, ये जो मेन एनसीआर का फॉर्मूला था वो यहीं से क्रिएट हुआ। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला आपका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये इधर डिवाइड कर दिया जाए, ये r फैक्टोरियल इधर डिवाइड कर दें, क्या एनसीआर आ जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। इट मींस ये जो सी वाला एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो एनपीआर से ही क्रिएट हुआ है। जो परमुटेशन होता है वो कितने स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन, सेकेंड स्टेप उनका अरेंजमेंट। इतनी बात समझ में आई, ये नोट कर लीजिए, इसको ये नोट करें। परमुटेशन इज 2 स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन, सेकेंड स्टेप इज अरेंजमेंट। परमुटेशन मतलब एनपीआर, सिलेक्शन मतलब एनसीआर, अरेंजमेंट मतलब आर फैक्टोरियल। इस जगह पर आर ऑब्जेक्ट को आर जगह पर अरेंज किया है।
स्पीड में नोट करें। हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए, अभी हम लोगों ने, बेटा प्लीज बातें नहीं, अभी हम लोगों ने केवल दो बातें सीखी। एनपीआर मतलब जहां अरेंजमेंट हो रहा होगा एनपीआर, और एनसीआर मतलब जहां सिलेक्शन होगा एनसीआर। लेकिन पी वाला और सी वाला फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब सारे ऑब्जेक्ट, माना कि 5 ऑब्जेक्ट, उनमें से 2 भी आइडेंटिकल हो गए ना, तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए चीजें हम लोग आगे देखेंगे कि उनको कैसे अरेंज और कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ काउंटिंग्स होती है, फंडामेंटल काउंटिंग। तो हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। समझना बहुत ध्यान से। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग में एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में लिखेगा, नोट करके, इफ इवेंट अकर्स इन स्टेप, इफ इवेंट अकर्स इन स्टेप्स, इफ इवेंट्स अकर इन स्टेप, शॉर्ट में लिखवाया। मतलब क्या है, यदि इवेंट किस में अकर हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये कैसे पता करेंगे कि वो इवेंट स्टेप्स में अकर हो रही है? तो इफ ऐसा कहीं वर्ड दिख जाए, कैसा वर्ड दिख जाए? कहीं भी एंड, जैसे कुछ भी इवेंट हो रही, कहीं भी एंड वर्ड दिख गया, इसका मतलब वो इवेंट किस में अकर हो रही है? स्टेप्स में। यदि एंड दिखता है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन केस ऑफ एंड। लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन केस ऑफ एंड। यदि कहीं एंड लग जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। दो बातें हो गई। जो इवेंट है वो इवेंट किस में अकर करे? स्टेप्स में अकर हो तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। यदि उस स्टेटमेंट में एंड आ रहा है, इसका मतलब वो इवेंट कैसे अकर हो रही है? स्टेप्स में अकर हो रही है, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। कैसे? सुनिएगा। जैसे कि ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है और ये सी स्टेशन है। ए स्टेशन से बी स्टेशन जाने के 3 रास्ते हैं, बी स्टेशन से सी स्टेशन जाने के 2 रास्ते हैं। अब आपसे यह कहा गया कि ए स्टेशन से सी स्टेशन आप कितनी तरीके से जा सकते हो? तो ए स्टेशन से सी स्टेशन जाने के वाया बी, मतलब बी होते हुए ए से कहां जाना है? सी। तो आप क्या बोलेंगे? ए से बी गए, एंड बी से सी। बीच में एंड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें ए से सी पहुंचना, जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम ये मानेंगे कि अभी स्टेप्स ही अकर हो रहे हैं और हमें उन स्टेप्स का क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? ए से कहां जाना है? सी। इनिशियल और फाइनल ये फिक्स कर दिया। इनिशियल से चलना चालू करेंगे, ए से बी जाने के और फिर बी से सी जाने के। क्या आपका इवेंट कंप्लीट हो गया? जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक स्टॉप नहीं करना। जैसे यहां पहुंचे स्टॉप हो गया। कितने स्टेप प्रोसेस? पहले कहां से कहां? ए से बी, फिर बी से सी। इसका मतलब पहला स्टेप 3,
वेज से चल सकते हैं, या तो इससे जा सकते हैं या फिर इससे या इससे। दूसरा स्टेप कितने वेज से चल सकते हैं, 2 वेज से। क्या इवेंट कंप्लीट हो जाएगी, इसका मतलब टोटल कितने वेज आ गए, 6 वेज। अच्छा, इसी जगह पर यदि हम आपसे पूछें कि ए से सी जाना है फिर सी से वापस ए आना है, तो ये इवेंट कितनी तरीके से अकर होगी, तो आप क्या बोलोगे, ए से सी जाना है फिर सी से ए आना है, तो क्या करेंगे, ए से शुरू करेंगे। सबसे पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, कितनी वेज से, 2 वेज से। फिर वापस चलना है सी से, कितनी वेज से, 2 वेज से। फिर बी से ए जाएंगे, कितनी वेज से, कितना आ जाएगा, 36 वेज से आप ए से सी जाएंगे और सी से वापस ए आएंगे। अच्छा, जैसे यहां पर यह बोल दिया जाए कि ए से सी जाना है फिर सी से ए वापस आना है, लेकिन इसमें कंडीशन है, जिस रास्ते से आप गए थे वो रास्ता वापस उससे नहीं आना है, उस रास्ते से वापस नहीं आना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो ब्रैकेट में लिखा, ए से सी जाना है फिर सी से ए आना है, लेकिन जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस नहीं आना है, डिफरेंट वे, मतलब समझ रहे हैं ना, जो साइड में थोड़ा सा लिखा है। तो अब क्या करेंगे, ए से चलना है और ए पे ही वापस, तो पहले ए से कहां जाएंगे, बी, कितनी वेज से, फिर बी से कहां जाएंगे, सी, कितनी वेज से। अब हमें सी से कहां जाना है, इन दोनों में से किसी तो रास्ते से गए होंगे, एक रास्ता बंद है, केवल आपके सामने एक रास्ता, वापस जाने का एक रास्ता। अभी बी पर पहुंचे, बी से कहां जाना है, इन तीनों में से किसी एक रास्ते से गए होंगे, एक रास्ता बंद हो गया, वापस जाने के 2 रास्ते। क्या वापस ए पर पहुंच गए, स्टॉप कर देंगे, इवेंट कंप्लीट हो गए, कितना वेज आ गया, 12 वेज से। आई होप बात समझ में आ रही है। इसमें एक बात और, जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो तब तक मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में, ठीक है, जैसे लिखना लिख लो, जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो तब तक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। नोट करें स्पीड में। साइड में मैंने लिखवा रखा है डिफरेंट वे, मतलब यहां पर डिफरेंट वे का मतलब है जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस नहीं जाना है, ठीक है। तो आप अपने मन से यहाँ पर अपनी भाषा लिख सकते हैं कि जिस रास्ते से गए थे उससे वापस नहीं जाना है, या मतलब अपने हिसाब से लिख लो कि वहां समझ में आए। परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन, लास्ट ईयर का एडवांस का पेपर देखेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन में यूज हुआ इसका, ठीक है। 4 से, यदि नहीं आता है तो क्वेश्चंस वो चले गए। जेई मेंस में देखें 3 क्वेश्चन करीब में यूज हुआ था। अब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एनालिसिस होती है। एक जो मैंने शिफ्ट की एनालिसिस की थी उसमें परमुटेशंस कॉम्बिनेशन 3 क्वेश्चंस में यूज हुआ। एक तो खुद का उसका क्वेश्चन था, दूसरा कुछ अलग अलग जगह पर यूज किया गया है। मतलब जनरली कभी कभी एडवांस वगैरह में पैसेज आ जाता है, क्या आ जाता है, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन या मैट्रिसेस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर देते हैं। सबसे आसान चैप्टर उसी में इसका यूज करते हैं। कई बार देखा गया है कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वगैरह में किसका यूज करते हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का। मतलब आसान चैप्टर जिसको हम सोचते हैं ये तो लगेगा ही लगेगा, और यदि ये चीजें आती होती तो वो लग जाता है, और नहीं आता होता तो वो आसान चैप्टर की चीजें चली जाती हैं। नोट हो गया सभी का। अभी कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जब इवेंट कैसे अकर हो रही हो, स्टेप्स में, कैसे पता चलेगा स्टेप्स में, इसका मतलब जब तक इवेंट कंप्लीट तब तक हम लोग स्टेप ही अकर करा रहे होंगे। जैसे इवेंट कंप्लीट हो जाए स्टॉप कर देना है, मतलब जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो तब तक हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। और एक और हिंट है, एंड वर्ड दिख जाए मतलब स्टेप है, एंड वर्ड दिख जाए तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है। चलिए इसी में प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब यूज करते हैं इधर समझे। मान लीजिए कोई इवेंट है, उसके नंबर ऑफ वेज निकालने, सुनिएगा,
इसमें क्या होता है, जब इवेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंप्लीट की जा सके, जब इवेंट डिफरेंट डिफरेंट वेज से क्या की जा सके, कंप्लीट की जा सके, ठीक है, तब हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इवेंट क्या, इवेंट को कंप्लीट करने का ये तरीका, इवेंट को कंप्लीट करने का वो तरीका, इवेंट को कंप्लीट करने का एक और ये तरीका, मतलब क्या बन रहे हो, क्या बन रहे हो, केसेस। जब केसेस बनने लगते हैं हम लोग केसेस का क्या करते हैं, एडिशन। केसेस का मतलब या तो ऐसे इसको कंप्लीट कर लो या फिर इस तरीके से कंप्लीट कर दो। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज का मतलब जहां पर क्या बनने लगे, केसेस बनने लगे, वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। या फिर एक वर्ड यूज होता है कौन सा, यदि ये वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब है हमें उन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ए स्टेशन है और एक ये बी स्टेशन है। ए स्टेशन से बी स्टेशन जाना है। ए स्टेशन से बी स्टेशन जाने के लिए आपके पास ऑप्शंस में 3 कार्स हैं, ऑप्शन में 4 बस हैं, 2 हेलीकॉप्टर्स हैं और 7 बाइक्स हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। कहां से कहां जाना है, ए से बी स्टेशन जाना है। कितनी कार्स हैं, कितनी बसेस, कितने हेलीकॉप्टर, कितनी बाइक्स। तो आप सोचोगे यार ए से बी जाना है, तो आप सोचोगे या तो हम किससे जाएंगे, कार से जाएंगे, या तो हम बस से जाएंगे, या तो हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे, या तो होने लगा। मतलब अलग अलग तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। केसेस बनने लगे तो हमें इन केसेस का सम करना होता है। अब जैसे कि हम कार से सोचते हैं, पहला केस, केस नंबर 1 हमने बोला हम कहां से किससे जाएंगे, कार के द्वारा जाएंगे। तो कार के द्वारा कितनी तरीके से जा सकते हो, 3 में से जाओगे तो किसी एक ही कार से, लेकिन ऑप्शन कितने हैं, 3 तरीके। या तो पहली कार से जा सकते हो, या तो दूसरी कार से, या तो तीसरी कार से। कार से चले पहुंच जाओगे, इवेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब बीच वाला नहीं रास्ता कि वो कहीं चले गए लुढ़क गए, वो बात नहीं है। मतलब कार से चले तो है ना, इवेंट कंप्लीट हो सकती है, हो जाएगी किससे, कार के द्वारा, इवेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब दूसरा केस। केस नंबर 2, किससे जा सकते हैं, बस से। कितने वेज से, इससे भी इवेंट कंप्लीट होगी, इससे भी आप ए से बी पहुंचोगे। अच्छा, थर्ड केस, केस नंबर 3, किससे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से कितनी वेज से जा सकते हैं, 2 वेज से जा सकते हैं, इससे भी इवेंट कंप्लीट होगी। अच्छा, केस नंबर 4 किससे जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। बाइक से जाने के भी कितने वेज, बाइक से भी पहुंच सकते हो, इवेंट कंप्लीट होगी। तो ये जो इवेंट है या तो कार से कंप्लीट करोगे, या तो बस से, या तो हेलीकॉप्टर से, या तो बाइक से। 4 अलग अलग तरीके से आप इवेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए चारों अलग अलग केसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 4 + 2 + 7 इज कितना, पक्का 16 वेज से आप इस इवेंट को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। नोट कर लो इसको, किसी को डाउट हो तो पूछो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही चीजें आनी चाहिए कि कहां पर NPR लगता है, कहां पर NCR लगता है, और कहां पर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और कहां पर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है। यदि ये 4 बातें आ गई, 80% परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया। हर जगह लगभग यही चीज अप्लाई करनी है। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नोट हो गया सभी का। तो यहां इवेंट अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट, इसलिए क्या लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्लियर है। जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो तब तक मल्टीप्लिकेशन, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक सारे स्टेप्स के मल्टीप्लिकेशन। चलिए सुनिएगा।
अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कहीं पी लगेगा, कहीं सी लगेगा, कहीं फंडामेंटल काउंटिंग मतलब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये बच्चा बहुत उदास बैठा है, क्या बात है? हाँ, कुछ सोच रहे हो? निपट गया? अरे यार, उसका सिलेक्शन होगा। सीरियस बच्चा है, मेहनत करता है। सिलेक्शन जेई में भी हो सकता है, थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं बैठे बैठे और कहीं नहीं जाना है, ठीक है। हालांकि तुम जो इतना पढ़ा रहे हो वो सब समझ में आ रहा है, तुमको समझ भी रहो, और साथ में कुछ और भी चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो उधर नहीं जाना है ना, ठीक है। वो चल रहा है, वो अलग बात मत सोचो, कुछ और चल रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसके दिमाग में ये सब चल रहा है, ठीक है। चलिए सुनिएगा, जो तो इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। सुनिएगा, ये भाई साहब, ये भाई साहब है, ठीक है। ये अब सुनिएगा, इनकी इनकी ठीक है, सही, थोड़ी ज्यादा छोटी हो गई क्या? चलो भाई, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब यहाँ कितने लोग हैं अभी? अब सबसे पहली बात तो इसको ये पता है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी है, सेलेक्ट होना है पहले तो, पढ़ाई करनी है। ऐसे यहाँ से यहाँ जा नहीं सकते हैं। और ये डायरेक्ट इसको चाहता भी नहीं कि डायरेक्ट ये मिल जाए, पहले ये क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। अभी अपना चेहरा आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, अभी बना रहेगा, कालिया मिलेगी इसको, आलिया, है ना। समझ रहे हो? अभी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ये सोच रहा है इसको पढ़ाई वढ़ाई करनी, माना कि इसने पढ़ाई की और ये सेलेक्ट हो गया, आईआईटी पहुंच गया, नौकरी लग गई, तो अभी छोकरी मिलने का चांस आएगा। तो अब क्या होगा, अब इसमें अब क्या होगा कि भाई वो दिन आया, कौन सा दिन? शादी वाला दिन, है ना, शादी का दिन होता है ना, वो दिन आया, शादी वाला दिन। अब जिस दिन शादी हो रही होगी तो इसको मंडप में, वहां जहाँ बैठ रहा होता है वो, क्या जयमाला वगैरह पड़ती, वहां जाना होगा, तो इसको सजना भी होगा। कपड़े वपड़े पहन के जाएगा कि ऐसे ही चला जाएगा? कपड़े पहन के जाएगा ना। तो अब कपड़े में इसके पास मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन में शर्ट्स हैं। कितनी शर्ट है और उस दिन के लिए, और 5 क्या है, पैंट्स हैं, और 7 7 पेयर ऑफ शूज हैं, और 10 पेयर ऑफ सॉक्स हैं, ठीक है। ये सब दे रखे हैं। इतना चीजें पहननी इसको, है ना। तो अब इसको सजना है, क्या करना है, सजना है, किसके लिए? सजनी के लिए, है ना। वहां जाएगा, जयमाला माला पहनाएगा। तो अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, चलो इससे हम बात कर लेते हैं। तो कितनी तरीके से ये सज सकता है, ठीक है, बताओ कितनी वे से बेटा। अब इसको आंसर करने तो, इसको सजना है ना, तुम लोग अपने मन में अपना अपने एग्जाम्पल लेके सोच सकते हो कितनी तरीके से सज सकते हो। बेटा प्लीज बातें नहीं। चलो अच्छा, कितने? 20, इसने बोला 26 वेज से ये सज सकता है। चलो हम पूछते हैं कैसे कैसे ये सजना चाहता है, वो 26 तरीके क्या हैं, समझते हैं। हाँ बताओ, कहाँ से शुरुआत की? हाँ, आप 1 मिनट प्लीज बात करने दो। हाँ, इन्होंने फंडामेंटल एडिशन लगाने की कोशिश की, बताओ कैसे। मतलब इन्होंने कहा 4 तरीके से शर्ट, और 4 तरीके से शर्ट पहन सकते हैं, 5 तरीके से, अभी बोलने दो मुझे, ये जो बोल रहा है करने दो, जो होगा देखा जाएगा। 7 तरीके से,
अरे मेरी बात फिर यार, तुम डिस्टर्ब करो, हम मारेंगे तुमको बहुत। हमने क्या बोला, उसको बोलने तो जो बोल रहा है। और 10 तरीके से इसने कहा, यदि मैं 4 तरीके से मतलब कोई भी शर्ट पहन लेता हूं, हमारी इवेंट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब शर्ट पहन के भी इसकी शादी हो जाएगी। हमने क्या बोला, इससे कंप्लीट होनी चाहिए ना इवेंट, तभी तो आगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जाएगा। बताओ, ऐसा करोगे तुम? शर्ट पहन के सीधे जाओगे जयमाला डालने? बोलो। मतलब आप ऐसी कंडीशन में हो, शर्ट पहनी और आ गए भाई, दूल्हे राजा, है ना? नहीं जाना ना, इवेंट कंप्लीट, ये भाग जाएगी, इवेंट कंप्लीट नहीं होगी। चलो भाई, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा, अब मैंने ज्ञान दिया, अभी बच्चा है ना, तो ज्ञान तो हमें देना पड़ेगा, बेटा ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसी बात होती है, या ऐसा सब ये बताएगा ना। तो चलो भाई, अब क्या करोगे? एक गलती तो इसको समझा दी कि ऐसी गलती नहीं करनी, केवल शर्ट पहन के नहीं जाना, इवेंट कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, अब क्या करोगे? मुश्किल है शादी तुम्हारी। हम इससे पूछते हैं, ये जो पीछे वाला मल्टी से बता रहा था, तुम बताओ क्या करोगे? चार, 1 मिनट, 4 तरीके से ये, पहले इसने शर्ट पहनी, ठीक है, क्या इवेंट कंप्लीट हुई? क्या ये सजा भी नहीं? अब क्या करोगे? 5 तरीके से, मतलब कोई पांचों में से कोई भी एक पैंट पहनने लगा, 5 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, यही गलती कर रहा है। पहले इसने क्या पहनी? शर्ट, फिर पैंट, फिर जूता, उसके बाद मोजा पहनेगा, फिर साला मंडप में जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, सुन लो, सुन लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सुनिएगा, यही गलती होती है बेटा, यही गलती होती है कि आपने सीक्वेंस जहां बदला वहीं आंसर भी बदल जाता है। हालांकि यहां तो नहीं, सीक्वेंस बदलने पे आंसर बदल रहा है, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपने स्टेप्स को बदल दिया, तो आपका आंसर भी बदल जाएगा। तो पहला स्टेप इसने क्या पहनी? शर्ट। दूसरा, पैंट। तीसरा, क्या? सॉक्स पहनेगा ना? अरे बोलो भाई, कि शूज पहनेगा, सॉक्स पहनेगा। कितनी वेज से? 10 वेज से। अभी भी सजा? अभी क्या पहनेगा, कितनी वेज से शूज पहन सकता है? कितने वेज से? 7। क्या सज गया? अभी सही है, शर्ट भी पहने, पैंट भी पहने, शूज भी पहने, ठीक है, मतलब काम चल जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये सज गया किसके लिए? इवेंट कंप्लीट हो जाएगी, सजनी मिल जाएगी। अरे पक्का? तो यहां पर हम लोगों को क्या अप्लाई करना है? प्रिंसिपल ऑफ, एक बात का और ध्यान रखना, जिस स्टेप्स में आपकी इवेंट मतलब अकर हो रही, उन्हीं स्टेप्स में उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। यदि स्टेप्स इधर उधर किए तो आंसर चेंज होने के चांस रहते हैं, गलती होने के चांस रहते हैं। तो यहां ये भी लिख लीजिएगा, स्टेप्स किस सीक्वेंस में अकर कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। ये नोट करके इस क्वेश्चन में लिख लो, यहां लिख लो, थोड़ा बना लो फिगर, थोड़ा याद रहेगा। ऐसे ऐसे इसमें लगाना होता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आगे बढ़ा जाए। रफ करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने माना कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले लें? तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है।
बगल वाले का एग्जाम्पल, क्या नाम तुम्हारा है? प्रतीक। चलो, ये चोर आदमी है, क्या है? चोर आदमी है। क्या, कौन सा आदमी है? चोर। अब इसको क्या करनी है? चोरी करनी है। एक घर है, ये घर है, और ये गेट है, और इस पे ये लॉक लगा हुआ है। ये लॉक लगा हुआ है। इस घर में इसको चोरी करनी है, और इसको सारे रास्ता पता है इस घर के, ये जाता आता रहता है यहाँ, कोई है इसका यहाँ। इसीलिए इसने यहाँ दोस्ती की थी। ठीक है, अब समझना बहुत ध्यान से। इसको क्या करनी है? चोरी करनी है। तो चोरी करने से पहले आज कोई घर पे इसके नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। घर के बाहर क्या लगा है? ताला, लॉक लगा हुआ है। और वो जो लॉक है वो 3 डिजिट का लॉक है। कितनी डिजिट का? 3 डिजिट का लॉक हो गया। अब सबसे पहले जब ये चोरी करने जा रहा है तो दीवार दीवार नहीं तोड़ेगा, मतलब ये लॉक ही खोल करके चोरी कर सकता है, नहीं तो चोरी नहीं होगी। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? लॉक को ओपन करना पड़ेगा, गेट खुलेगा तभी ये चोरी कर पाएगा। तो ये कितनी तरीके से चोरी करने में सक्सेस हो सकता है। नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट आप लिख ले इसमें, नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। सक्सेसफुल कब होगा ये? जब ये जब ये चोरी कर ले, है ना, तभी। नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट पहला क्वेश्चन। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। लॉक खोलने में कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी हुए होंगे। टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। दूसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। 2 क्वेश्चंस हैं। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना है। कौन बताएगा? एनीवन? एक बच्चा, 2, और कोई? ये बताएगा, इसको पता है कि कैसे क्या चोरी करनी है। हाँ बताओ भाई। 1 मिनट, ये ऐसे है, 3 डिजिट का लॉक है, ओके। इसको हम कितनी वेज से फिल कर सकते हैं? 10 वेज से फिल कर सकते हैं। क्या क्या फिल कर सकते हैं? हाँ, टोटल इसको 10 वेज से हम फिल कर सकते हैं। या तो इस जगह पर 0, या तो 1, या तो 2, कहाँ तक जा सकते हैं? 9 तक जा सकते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए, इसको फिल करने का 10, हमने तो कोई कंडीशन बोली नहीं, तो जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं कंडीशंस रिपीट भी कर सकता है। इसको फिल करने के मतलब इसने टोटल अटेम्प्ट कितने किए? टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो 10 की पावर 3। अब इसमें से कितने सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं और कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है? ठीक है, अब सुनना बेटा। हाँ बताओ। केवल सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हैं? सक्सेसफुल अटेम्प्ट केवल एक है, पक्का? और जितने बचे, टोटल से सक्सेसफुल अटेम्प्ट भगा दिए तो क्या बचे? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। जैसे सुनिएगा, आपके पास ये 3 नंबर्स हैं 1 2 3, इनकी इनकी मदद से हमें इसके अलावा कोई नंबर नहीं, इसमें तो 0 से लेकर 9 तक थे, हमने माना अपने पास केवल 3 नंबर्स हैं, तो इन 3 नंबर्स की मदद से हम कितने पासवर्ड बना सकते हैं? एक 1 2 3, और क्या बना सकते हैं? 1 3 2, और क्या बना सकते हैं? 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3। अभी थोड़ा सा इसमें एक हमने और हिंट दे दी कि थोड़ा नंबर वगैरह जो जितनी बार यूज हुआ वो उतनी बार, ऐसा हमने केस बना लिया। वैसे उसमें कुछ भी कोई भी रिपीट हो सकता है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं कि जो नंबर जितनी बार है उतनी बार यूज करना है। ठीक है, अब ये इनकी मदद से आप टोटल कितने पासवर्ड बना सकते हैं? लेकिन इनमें से कोई एक ही तो पासवर्ड रहा होगा जिससे वो लॉक खुलेगा, वो तो फिक्स ही रहा होगा। और जितने भी पासवर्ड रहे होंगे सारे के सारे गलत पासवर्ड रहेंगे। कोई एक ही तो पासवर्ड होता है जिससे वो खुल सकता है। मतलब ये जितने ये अटेम्प्ट हैं, ये जितने पासवर्ड बन रहे हैं, उनमें से केवल एक ऐसा पासवर्ड है जिससे वो लॉक,
मतलब एक ही तरीका है जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके अलावा जितने भी पासवर्ड डालोगे सारे के सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जाएंगे। अरे बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे जो पासवर्ड होगा वो केवल एक होगा, उसके अलावा कोई तरीका वो फिक्स होगा कि पहली प्लेस पर कौन होगा, दूसरी प्लेस पर, तीसरी प्लेस पर कौन होगा। उसके अलावा जितने भी आप बनाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी अटेम्प्ट ओपन नहीं होगा। यदि उस तरीके का अटेम्प्ट किया कि इस जगह पर ये नंबर फिक्स, ये नंबर फिक्स, ये नंबर फिक्स, तो वो तरीका केवल, अरे बोलो भाई, एक है। तो सक्सेसफुल तरीके कितने हैं और अनसक्सेसफुल तरीके? बात समझ में आ रही? इसमें तो कोई समझ में आ रहा ना सबको? नोट कर लें इसको स्पीड में। अब इसमें एक लफड़ा हो सकता है, हमें कितनी डिजिट का पासवर्ड बनाना था? आपसे ये बोला जाए 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे, 3 डिजिट के कितने नंबर्स, अभी ये लिखना नहीं है, 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं टोटल। इसको फिल करने के 10 वेज अब नहीं होंगे, यहां पर 0 इंक्लूड। तो बस अब एक चीज थोड़ा सा ये याद रखनी है कि वो आप डिजिट वाले नंबर्स बना रहे हैं या पासवर्ड बना रहे हैं। पासवर्ड तो इस जगह पर 0 हम फिल कर सकते हैं और उसको भी 3 डिजिट मान लेंगे। जैसे ऐसा लिखा तो ये 3 डिजिट पासवर्ड होता है, बट ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो वहां पर आपको ये जरूर देखना होगा, आप 3 डिजिट पासवर्ड बना रहे हैं, 3 डिजिट टेलीफोन नंबर बना रहे हैं, या 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं। 3 डिजिट टेलीफोन नंबर भी क्या है, पासवर्ड की तरीके। अरे मान लीजिए पहला नंबर 0 लगेगा तो लगेगा, तभी तो फोन लगेगा। बात समझ में आ रही? तो टेलीफोन नंबर हो गया या पासवर्ड हो गया, तो इस वाले स्टार्टिंग वाले प्लेस पर क्या हो सकता है, 0। लेकिन 3 डिजिट नंबर बनाना है तो उसमें स्टार्टिंग वाले प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए। इसकी ये बात थोड़ा सा याद रखोगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, लिखेगा। हाउ मैनी मैं पूरा लिख दे रहा हूं, हाउ मैनी 5 लेटर्स पैलिंड्रोम वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात है नहीं बेटा, हाउ मैनी 5 डिजिट पैलिंड्रोम वर्ड, कितने 5 डिजिट के पैलिंड्रोम वर्ड्स बन सकते हैं? कुछ बच्चों को ये इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। पैलिंड्रोम वर्ड का मतलब, इसका मतलब होता है, किसको किसको आता है? 1 2 3 4 5 6 7, कई सारे बच्चों को आता है। चले, इसका मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, उधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, सेम। 27 का क्यूब, एक बच्चे का आंसर आ रहा है 27 का क्यूब। ऐसा कोई वर्ड बता सकते हैं पैलिंड्रोम वर्ड 5 डिजिट का? नितिन, इन्होंने बोला है नितिन। आप देखें इधर से पढ़ो NITIN, नितिन, इधर से पढ़ो NITIN, नितिन। ये 5 लेटर्स का क्या है, पैलिंड्रोम वर्ड है। ठीक है, ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं पैलिंड्रोम वर्ड, जैसे क्या लिखा है, ये 3 डिजिट का है, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, आ रही बात समझ में? और क्या हो सकता है, नमन, नमन। अबे डालडा कहाँ है, मारेंगे अभी। ये क्या लिखा है, NAMAN, नमन। बता रहा डालडा, 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 TA, और ये क्या है, ADL। पगला गया है मैडम, मैडम साला याद आ रहा है, मैडम, मैडम। हाँ सही है, मैडम है, मैडम है ना? तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। पैलिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, तो ऐसे कितने 5 लेटर्स के पैलिंड्रोम वर्ड्स बनाए जा सकते हैं?
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5 लेटर्स के कितने पैलिंड्रोम वर्ड्स बनेंगे? 27 का क्यूब। एक बच्चे ने बोला 27 का क्यूब, और कोई? 26 का क्यूब। आगे, अबे कितने लेटर्स होते हैं? कितने होते हैं? 26 होते हैं ना। तुम्हारा पता नहीं एक कौन सा लेटर बढ़ गया है। किसको किसको समझ में आ रहा है 26 का क्यूब? कई सारे बच्चों को। तो समझे बेटा, कितने लेटर्स का पैलिंड्रोम वर्ड बनाना है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसको फिल करने के कितने वेज? कोई भी लेटर फिल कर सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक। अब मेरी बात समझना, इसको फिल करने के 26 वेज। जैसे ही इसको फिल किया, ये अपने आप इट सेल्फ फिल हो गया। ऑटो फिल हो रहा है। यहां मैंने बी लिखा, यहां अपने आप बी लिख गया। मतलब इसको फिल करने की जरूरत, तभी तो पैलिंड्रोम वर्ड बन पाएगा। तो ये अपने आप फिल हो रहा है। इसका मतलब इसको फिल करने का एक तरीका मान ले, ठीक है? अपने आप इटसेल्फ फिल हो रहा है। जो इटसेल्फ फिल हो जाए उसका तरीका 1 होता है। इसको फिल करने के लेटर्स तो वैसे भी रिपीट होंगे ही होंगे, पैलिंड्रोम वर्ड है मतलब रिपीटिशन अलाउड होगा ही होगा। इसको फिल करने के ए से लेकर जेड तक के कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, और जैसे ही इसको फिल किया, क्या ये अपने आप फिल हो जाएगा? इसको फिल करने के 26 वेज। क्या सारे ब्लॉक्स फिल हो गए? क्या 5 डिजिट का पैलिंड्रोम वर्ड बन गया? कितनी तरीके से बन सकता है? 26 की पावर 3। मतलब कुछ इस तरीके का भी पैलिंड्रोम वर्ड हो सकता है। अरे बोलो भाई, ये भी तो पैलिंड्रोम वर्ड है, रिपीटिशन इज अलाउड। अच्छा, जैसे हमने यहां पर इस ब्लॉक में इस जगह पर हमने कुछ इस तरीके से बी रखा, तो यहां अपने आप बी फिल हो जाएगा। इसका मतलब इसको फिल कर रहे हैं, ये अपने आप फिल हो रहा है, इसलिए इनको फिल करने की जरूरत नहीं है। और क्या इवेंट सारे ब्लॉक फिल हो गए? तो जैसे फिल हो गए स्टॉप कर दिया और सबको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जब तक सारे ब्लॉक फिल हो जाएं तब तक हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। नोट कर लें इसको। अच्छा, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर, 5 डिजिट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर कितने 5 डिजिट के पैलिंड्रोम नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 900। और कोई? नाइन हंड्रेड 5 लेटर्स, 5 डिजिट के, 5 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर, 5 डिजिट का। इसको फिल करने के कितने तरीके? इस जगह पर कौन फिल नहीं हो सकता है? जीरो को फिल नहीं कर सकते। जीरो से लेकर के 9 तक के 10 नंबर्स होते हैं, लेकिन उन 10 में से केवल 9 को फिल कर सकते हैं, जीरो को फिल। अच्छा, क्या ये अपने आप फिल हो जाएगा? अच्छा, इसको फिल करने के कोई भी फिल हो सकता है, जीरो भी फिल हो सकता है, ये अपने आप फिल हो जाएगा। इसको फिल करने के कितना आ गया? 900। ऐसे 900 पैलिंड्रोम नंबर्स होंगे। 5 डिजिट के कुल टोटल 900 पैलिंड्रोम नंबर्स हो सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके का जेईई मेंस में आया, जैसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं अभी। 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लिखिएगा। देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस in an examination। कोई एक एग्जाम था, उसमें कितनी तरीके के क्वेश्चंस आए? 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए। आगे लिखिएगा, विद 4 चॉइसेस।
विद 4 चॉइस, मतलब हर क्वेश्चन में कितनी चॉइस है? 4, विद 4 चॉइस, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। मतलब जो क्वेश्चन था कैसा था? मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। उसमें हर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है, और उन 4 ऑप्शन में भी एक ऑप्शन सही है। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है? सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि नंबर ऑफ वेज इन विच, लिखेगा नंबर ऑफ वेज। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज इन विच all answers goes wrong, number of ways in which all answers goes wrong। दूसरा क्वेश्चन है number of ways in which all answers goes right। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई में। बस 2 ही थे। ओके, और बच्चे सोचें। चलिए, अच्छा एक चीज ये समझो, किसी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को उठाएं। एक ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 4। ऐसे 4 ऑप्शंस अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखें, उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? इनमें से कोई एक सही है। इनमें से कोई एक सही है, तो एक सही है तो कितने गलत होंगे? 3 गलत होंगे। 3 ऑप्शंस क्या होंगे? एक ट्रू होगा तो 3 फॉल्स टाइप के होंगे। क्लियर है? इसका मतलब है हम किसी सिंगल क्वेश्चन के बारे में सोचें तो 3 तरीके से हम उसको गलत कर सकते हैं, और एक तरीके से, और किसी सिंगल क्वेश्चन को देखें तो उसके आंसर 4 तरीके से दे सकते हैं। कितनी तरीके से? कौन से 4 तरीके हो सकते हैं आंसर के? या तो हम ए आंसर करेंगे, या तो हम बी, या तो हम सी, या फिर हम इन 4 तरीकों में से 3 तरीके गलत और एक तरीका सही है। यह बात समझ में आ रही है? इतनी बात पहले समझ में आनी चाहिए कि एक जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, टोटल आंसर करने के 4 तरीके, उनमें से 3 और एक सही, 3 गलत। ये बात समझ में आ रही? अब सुनिएगा, आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? एक क्वेश्चन पेपर है, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल गोज, सारे के सारे क्या हो जाए? गलत हो जाए। तो हमें इवेंट हमारी तभी कंप्लीट हो गई होगी जब सारे आंसर्स करेंगे हम सारे क्वेश्चंस के। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या करना है? रॉन्ग। इसको कितनी वेज से रॉन्ग कर सकते हैं? 3 वेज से रॉन्ग कर सकते हैं। क्या अभी इवेंट कंप्लीट हुई? हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है इनटू। इसको कितनी वेज से गलत कर सकते हैं? इसको कितनी वेज से, इसको कितनी वेज से, और इसको कितनी वेज से? ऑल गोज रॉन्ग मतलब 3 की पावर 5। क्या ये बात समझ में आई? अब आगे देखना, ऑल गोज राइट। कितने क्वेश्चन है? 5 हैं। इसको करेक्ट करना है कितने तरीका? एक। इसको करेक्ट करने का एक, इसको करेक्ट करने का एक, इसको करेक्ट करने का एक, इसको करेक्ट करने का एक। मतलब ऑल गोज रॉन्ग में
3 की पावर 5, ऑल गोज राइट में 1। अच्छा, टोटल आंसर करने के तरीके कितने हैं? 4 की पावर 5, ये टोटल तरीके हैं जितना आप आंसर कर सकते हैं। इतने तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। इसको पहले को 4 तरीके से आंसर कर सकते हैं, ए बी सी डी में से कोई भी, दूसरे को भी 4 तरीके से। उन टोटल में से ऑल गोज रॉन्ग और ऑल गोज, लेकिन इनका टोटल का सम इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें सारे के सारे रॉन्ग और इसमें सारे के सारे, इनमें वो केसेस नहीं है कि कुछ गलत कुछ सही। ये मत सोचना कि इन दोनों का सम इसके बराबर। अरे बोलो भाई, ये दोनों कौन? ऑल गोज, लेकिन इसमें वो नहीं है जिनमें कुछ सही कुछ वो भी आ जाए तो इनके सम के बराबर हो। तो इन दोनों का सम इनके बराबर, पता चला इसको निकाला और टोटल से भगा दिया तो ये कह दिया। ऐसा नहीं कहना है। क्लियर हो गई बात? नोट कर ले इसको, नोट करें। सारे क्वेश्चंस गलत हो जाए, ठीक है, इसके इतने तरीके, सारे क्वेश्चन के आंसर सही हो जाए तो इसके एक तरीके। सही काम करने के कम तरीके होते हैं और गलत काम करने के हमेशा। देखोगे जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन आएगा, सही काम करने के कम तरीके और गलत काम करने के ज्यादा तरीके। अब आप बोलोगे सर अभी चोरी करने गए थे, तो चोरी करने का मतलब चोरी हो जाए तो एक तरीका और चोरी ना, तो आपके लिए वहां सही क्या था? हम्म, चोरी हो जाए। आपके लिए सही क्या था? चोरी करने गए ना, तो सही काम आपके लिए क्या था? और दूसरे की नजर में थोड़ी नहीं देख रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है? अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी क्वेश्चन को आंसर करने के टोटल टोटल 4 तरीके, उनमें से एक तरीका सही, 3 तरीके, टोटल कितने तरीके? सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाए और सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाए। बात समझ में आई? चलो भाई, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। लिखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते हैं। लिखिएगा, देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच विद 4 ऑप्शंस, ईच विद 4 ऑप्शंस। सभी के कितने ऑप्शंस हैं? 4 हैं। ईच विद 4 ऑप्शंस, कॉमा, 1 or more than 1 करेक्ट टाइप क्वेश्चन, 1 or more than 1 टाइप करेक्ट टाइप क्वेश्चन, 1 or more than 1 करेक्ट टाइप क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में कौन से टाइप का क्वेश्चन था? कौन सा? सिंगल करेक्ट टाइप। अभी क्या है? 1 or more than 1 ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल आंसर्स गोज रॉन्ग। दूसरा, नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल आंसर्स गोज राइट। वही दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। जिसको भी आ जाए रेज योर हैंड। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें से एक क्वेश्चन आया था, कौन सा? ऑल गोज, ऑल गोज रॉन्ग। हाँ, तो आपको सोचना है। ओके, और कोई? ठीक है, और कोई? ओके, और कोई?
बिल्कुल। आप ऐसे सोचो जैसे पेपर देते हो ना, आपके पास आंसर की आती है, आंसर की उसकी आती है कुछ, अभी सोचो, दिमाग लगाओ। हम्म। कोशिश कर रहे हो, यही बहुत है। चलो सब छोड़ो, इधर देखो। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, एक क्वेश्चन लिया हमने, इधर समझो बेटा, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? अरे बेटा इधर समझ लो, नहीं तो पूरा बाउंस कर जाएगा। हेलो, कितने ऑप्शंस हैं? चार ऑप्शन है। कौन सा? ए, बी, सी, डी। क्लियर है? चार ऑप्शन है। पिछले वाले क्वेश्चन में कितने ऑप्शन करेक्ट थे? आपको पता है एक ऑप्शन करेक्ट है, तो आप जब आंसर करने चले तो आप क्या क्या आंसर कर सकते थे पिछले वाले क्वेश्चन में? या तो ए ऑप्शन फिल करते, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। चार तरीके से आप आंसर कर सकते थे। अब उसमें कुछ एक कोई सही है और तीन, अरे यही तो चार तरीके हो सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बदल गया, वन और मोर देन वन। अब आप कितनी तरीके से आंसर कर सकते हैं? चार तरीके से। क्या बात है, तभी तो तुम वहां निकलता नहीं है पेपर। तुमको यही नहीं पता कि आंसर कितनी तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका केवल एक करेक्ट ऑप्शन हो, एक तरीका दो दो करेक्ट ऑप्शन हो, ऐसे ऑप्शन बन के आते हैं ना उसमें आंसर की में। अरे बोलो, क्या क्या हो सकता है? और भी हो सकता है ऐसे करके। फिर क्या क्या हो सकते हैं? तीन तीन, तीन करेक्ट वाले हो सकते हैं, फिर चारों करेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बनाओ, टोटल कितने तरीके से आप आंसर कर सकते हो। पहले यही बुद्धि में आना चाहिए कि कितनी तरीके से आंसर कर सकते हो। अभी रुक जाओ, अभी पहले इतना पहले बनाने दो, फिर हमसे बात करो। हम्म। हम अभी तुम्हारी भी बात, पहले एक क्वेश्चन की बात करो। एक क्वेश्चन को जब तुम आंसर कर रहे हो तो कितनी तरीके से, मैंने क्या पूछा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आंसर क्या हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूं कितनी तरीके से तुम आंसर कर सकते हो, ये बताओ। कितनी तरीके से आंसर हो सकते हैं? आपके दिमाग में कितने ऑप्शन चलेंगे? आप सोचेंगे या तो एक करेक्ट होगा, या तो दो दो करेक्ट होंगे, या तो तीन तीन करेक्ट होंगे, या तो सारी पॉसिबिलिटी बनाओ, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? अरे पागल, 24? ऐसे 24 बनेंगे? वाह। फोर की पावर नहीं, बहुत, अरे 24 तो फिर भी सही है, थोड़ा थोड़ा। फोर की पावर फोर, क्या भाई मान गए? अच्छा सब छोड़ो, सब छोड़ो, ये बताओ, सब ये बताओ, माना कि एक क्वेश्चन है आपके पेपर में है। अरे इधर सोच, सुनो भाई, पेपर में पहला क्वेश्चन कैसा है? वन और मोर देन वन वाला। अब वो जब आंसर की आएगी, उसमें क्या क्या आंसर की पॉसिबिलिटी लिखी हो सकती है? क्या क्या लिखा हो सकता है उसमें? वहां या तो आंसर की में इनमें से भी कोई लिखा हो सकता है, या फिर क्या लिखा हो सकता है, ये आंसर लिखा, कोई लिखा एक ही होगा इनमें से, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं। और ए बी के साथ क्या हो सकता है? बोलते जाओ। ए सी और ए डी और बी सी और बी डी, और कोई हो सकता है दो दो वाले में? कौन? सी डी। और कोई नहीं। अब तीन तीन वाले देखो, ए बी सी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ए बी डी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बी सी डी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ए सी डी हो सकता है, और तीन तीन, मेरी बात सुनो, तीन तीन आंसर, मैं कह रहा हूं कि आंसर की में क्या लिख के आ सकता है, वो सारे ऑप्शन मैं सोच रहा हूं जो जो लिख के उसमें आ सकता है। आंसर की में क्या ए लिख के आ सकता है? आंसर ये लिख के आ सकता है कि नहीं? आंसर की में क्या ये लिख के आ सकता है?
क्या आंसर की में इस तरीके से लिख के आ सकता है? जितनी पॉसिबिलिटीज है आंसर की में लिख के आ सकती वो सब सोच रहे हैं। और क्या हो सकता है? ए बी सी डी, और भी हो सकते हैं कुछ, सोचो। और कुछ आंसर की में लिख के आ सकता है? बोलो भाई, कितने तरीके लिखे? 15। इसका मतलब एक चीज ये बताओ, जब तुम इस क्वेश्चन का आंसर करने चलोगे कितनी तरीके से आंसर दे सकते हो? बोलो भाई, या तो ये आंसर करोगे या फिर ये इन्हीं में से तो कोई एक आंसर करोगे। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही? आप किसी एक क्वेश्चन का कितनी तरीके से आंसर कर सकते हैं? 15 तरीके से। जबकि इसके पहले वाले में जब ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शंस थे, ए बी सी डी, सिंगल चॉइस था, तो आपका आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। आप 4 तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब उनमें से कुछ सही हो चाहे गलत हो। अरे बोलो भाई, या तो आप ए करोगे या बी या सी या डी। अब वन या मोर देन वन है तो कितनी तरीके से आंसर कर सकते हैं? ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, ए डी कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं, बी डी कर सकते हैं, ए बी सी कर सकते हैं। अरे कोई भी कर सकते हैं ना। कितनी तरीके से आंसर कर सकते हैं? तभी तो आंसर नहीं कर पाते हो तुम लोग, है ना। अरे कितनी तरीके से आंसर कर सकते हैं? 15 ऑप्शंस होते, 15 तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। उनमें से कोई, इनमें से कोई एक ही तो लिख के आएगा आंसर की में, मतलब इनमें से एक सही तरीका। इनमें से एक तरीका क्या है? एक तरीका सही है और 14 तरीके गलत हैं। जो आपके दिमाग में 15 ऑप्शन चल रहे हैं ना आंसर करने से, उनमें से केवल एक आंसर की में, इन्हीं में से, इन 15 में से तो कोई एक लिख के आएगा और 14 के 14 गलत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मतलब कि वन या मोर देन वन ऑप्शन है, उसको किसी एक क्वेश्चन को आंसर करने के 15 तरीके। कितनी तरीके से वो सही हो सकता है और कितनी तरीके से गलत हो सकता है? कितनी तरीके से? पक्का? इतनी बात तो समझ में आई। बहुत मुश्किल में समझाया है भाई, है ना। ठीक है, अब हमारा वो जो 2 क्वेश्चन है अब कर सकते हो, अब तो कर ही ले जाओगे। अब पहला वाला क्वेश्चन, सबसे पहला वाला क्या है? ऑल गोज रॉन्ग। कितने क्वेश्चंस हैं? 5। पहला वाला गलत हो जाए इसके तरीके, दूसरा वाला भी गलत हो जाए, मतलब ये इनमें से कोई 14 ऑप्शन ऐसे जो गलत है, उनमें से कोई भी टिक कर सकते हैं आप। ये गलत हो जाए इसके 14 वेज, ये गलत हो जाए 14 वेज, ये गलत हो जाए 14 वेज, मतलब कि इतने तरीके से सारे क्वेश्चन गोज, इनके सॉल्यूशन रॉन्ग हो गए। कितनी तरीके से ऑल गोज राइट? कितना? ये सही हो जाए एक तरीका, ये भी सही हो जाए, इनमें से कोई एक ही तरीका तो सही होने का है। ये सही हो जाए एक तरीका, ये सही हो जाए एक तरीका, ये सही हो जाए, सबके आंसर हो गए। कितनी वेज से? 1 वेज से। टोटल कितनी तरीके से आंसर दे सकते हैं? पहले क्वेश्चन को कितनी तरीके से आंसर कर सकते हैं? 15। कोई भी आंसर कर सकते हैं, दूसरे वाले को भी। तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल इज 15 की पावर 5। टोटल आंसर्स कितनी तरीके से कर सकते हैं? 15 की पावर 5। अभी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है। इसमें से जो आपका आया था वो ऑल गोज रॉन्ग, सारे के सारे क्या हैं? रॉन्ग हो जाएं, ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसको भी हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन और जेई मेंस का ही है ये जो बोलने जा रहे हैं। लिखेगा, देयर आर 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। देयर आर 10, कितने क्वेश्चंस हैं? 10। देयर आर 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। पहले वाले में सिंगल करेक्ट, दूसरा वाला क्वेश्चन किया एक या उससे ज्यादा करेक्ट, अभी ट्रू फॉल्स टाइप। देयर आर 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल कितनी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं,
दूसरा क्वेश्चन है आल गोज रॉन्ग, सभी के सोल्यूशन क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है आल गोज राइट, सारे के सारे क्या हो जाए, सही हो जाए। अब इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत, है ना। कितने टोटल होंगे, 2 की पावर 10। आप ऐसे सोचो, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके, तो या तो आप आंसर ट्रू देंगे, या किसी एक क्वेश्चन को आंसर करना है, 2 तरीके से आंसर कर सकते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करना है, यहां पर या तो ट्रू लिखोगे, या इसको फिल करने के 2 तरीके, इसको भी फिल करने के, इसको भी, इसका मतलब ऐसे टोटल 2 की पावर, ये टोटल तरीके होंगे आंसर्स करने के। टोटल तरीके क्या होंगे, आंसर करने के। आल गोज, अब इसमें से एक चीज बताओ, ये 2 तरीके तो हैं, 2 टोटल तरीके, इसमें से एक तरीका सही है और एक तरीका गलत है। बोलो भाई, तो आल गोज राइट मतलब इसको सही करने का, इसको सही करने का मतलब सही, आल गोज राइट का मतलब एक तरीका, बोलो भाई। और आल गोज रॉन्ग, इसको गलत करने का एक तरीका। अरे भाई इन दोनों में से कोई एक ही तो, अरे बोलो एफ वाला फिल करोगे तभी तो गलत होगा। इसको गलत करने का, इसको गलत करने का, सबको गलत करने का एक एक तरीका था, इनटू, सब इनटू हो गए, आंसर कितना 1। टोटल कितने तरीके थे, 2 की पावर 10। सारे सही हो जाए इसका, सारे गलत हो जाए इसका। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम थोड़ा सा और इसको अलग तरीके से सोचते हैं, सुनिएगा। अभी कितने क्वेश्चन थे, 10। मैं 10 ना लेकर के 3 क्वेश्चन लेता हूं, कितने, बुद्धि में आपके चला जाए, देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है। अब इनके आंसर्स करने, तीनों के आंसर करने आपको। तो आप क्या क्या सारे आंसर्स, टोटल आंसर्स कितने बनेंगे आपके, आप सोचो। इसको 2 वे से फिल करोगे, कितने, 8। क्या वो सारे आंसर्स लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, सारे क्या हो जाए, ट्रू, तो ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू ट्रू ट्रू। क्या ये आंसर्स हो सकते हैं, अच्छा फॉल्स, क्या ये आंसर्स हो सकते हैं, यही तो आंसर्स हो सकते हैं। क्या ये टोटल आंसर्स लिखें जितने आंसर्स हो सकते हैं, टोटल आंसर्स लिखें, टोटल कितनी तरीके से आंसर कर सकते हैं, कितने तरीके हैं, 8 तरीके हैं। 3 क्वेश्चंस के टोटल कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं, 8 तरीके। आल गोज ट्रू, इनमें से तो सभी जगह ट्रू लिखा हुआ, ऐसा कोई है, आल गोज ट्रू, ऐसा केवल एक तरीका है जहां सभी जगह क्या लिखा है, ट्रू। आल गोज फॉल्स, केवल एक ऐसी जगह है जहां पर सारे के सारे फॉल्स हैं। बोलो भाई, इसके अलावा जो है उनमें कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, उनको, इसका मतलब आल गोज ट्रू आल गोज फॉल्स का सम टोटल के बराबर, ये कुछ ऐसे कुछ ट्रू कुछ फॉल्स वाले बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं। ये बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ, आल गोज ट्रू सबके आंसर, आल गोज फॉल्स, तो हमने ये वाले बीच वाले, इसमें भी टोटल में बीच वाले भी तो होंगे, ये मत सोचना आल गोज ट्रू आल गोज फॉल्स का सम क्या हो जाएगा, टोटल के बराबर। ये दो बच रहे हैं कि नहीं, कुछ बच रहे हैं, अभी थोड़ा फील आ रहा है यहां से, जो हम क्वेश्चन करना चाहते हैं टोटल तरीके, उनमें से आल गोज ट्रू आल गोज
फॉल्स, इनका दोनों का सम इसके बराबर, क्योंकि कुछ ऐसे बच जाते हैं जिनमें कुछ सही और कुछ गलत होते हैं। आई थिंक फील हो रहा होगा यहाँ से, चाहो तो ये थोड़ा सा लिख लो। इफ देयर आर 3 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, तो ये टोटल वेज है। ऑल गोस ट्रू का तरीका एक दिख रहा है, ऑल गोस फॉल्स का तरीका एक दिख रहा है। जब रिवीजन करोगे तो ये बात समझ में आएगी टोटल कितना होता है। ऑल गोस ट्रू का मतलब क्या है, ऑल गोस फॉल्स का मतलब क्या है। नहीं तो वहां समझ में ही नहीं आएगा कि आप वो क्वेश्चन का रिवीजन भी कर ले जाओगे, ऑल गोस ट्रू भूल जाओगे क्या था। टोटल 8 है। ऑल गोस ट्रू एक तरीका, ऑल गोस फॉल्स एक तरीका है। सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हो जाए एक तरीका, सारे के सारे फॉल्स हो जाए एक तरीका। चलिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको करिएगा। बेटा बात है नहीं। चलिए इसका आंसर करना है। 720। टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्विमिंग रेस में। कितनी तरीके से वो पहली 3 पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, ऑक्युपाई कर सकते हैं। कितनी पोजीशंस हैं, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, और थर्ड पोजीशन ये है। इसको फिल करने के टोटल कितने तरीके, उन 10 में से कोई भी फर्स्ट, उन 10 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है, लेकिन जो फर्स्ट आया वही सेकंड नहीं आ सकता। अब कितने लोग बचे, 9 है ना। सेकंड उन 9 में से ही तो कोई आएगा। तो सेकंड प्लेस को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं, 9 वेज से। 2 कम हो गए, इसको फिल करने के उन 8 में से कोई भी थर्ड आ सकता है। क्या तीनों प्लेसेस फिल हो गए, कितने वेज हो गए, 720। नोट कर ले, मतलब क्या लगा इसमें, प्रिंसिपल ऑफ, क्यों लगा, जब तक तीनों प्लेस फिल ना हो जाए तब तक हमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इवेंट ही है, तीनों प्लेस फिल होने चाहिए। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है।
10 की पावर दोनों क्वेश्चन में एक फर्क है, दोनों क्वेश्चन में एक, इसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और क्या कर रहे हैं, हाउ मैनी वेज प्राइज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज कैन बी गिवन। सुनना बेटा, कितनी तरीके की, इसमें एक तो एकेडमिक्स में, एक दूसरा, और एक कल्चरल एक्टिविटी में। सुनिएगा, फर्स्ट प्राइज देना है या बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब फर्स्ट प्राइज ऐसे मान सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मर, तो 10 बच्चे हैं, उन 10 में से ये प्लेस कितनी तरीके से फिल किया जा सकता है, एकेडमिक्स में उन 10 में से कोई भी बेस्ट परफॉर्मर हो सकता है। बोलो भाई, अब क्या बच्चा कम हुआ इसमें, स्विमिंग रेस, उसमें उस रेस में क्या जो फर्स्ट आया वो सेकंड आ नहीं सकता, लेकिन इसमें क्या है, जो इसमें एकेडमिक्स में टॉप परफॉर्मर है वो स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। इसका मतलब इसको भी फिल करने के 10 वेज। बस बात फर्क यहां पर, वहां पर जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड पोजीशन पर, लेकिन ये अलग अलग इवेंट्स हैं, तो अलग अलग इवेंट्स में तो भाई हो सकता है वो बंदा सभी इवेंट्स में हो, इसको भी फिल करने का, इसका मतलब 10 की पावर 3, नोट कर लें इसको, 10 की पावर 3। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है 10 इंटू 9 इंटू 8, बट कहीं कहीं 10 इंटू 10 इंटू 10। भाई इसमें तो रिपीट कर सकता है ना, इवेंट्स अलग अलग हैं, वो इवेंट सेम थी, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में कोई फर्स्ट एक हो सकता है, सेकेंड अलग कोई होगा, यहां इवेंट्स ही अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग तो उसमें एक ही बंदा हो सकता है, शायद सभी इवेंट्स में फर्स्ट फर्स्ट आ रहा हो। चले इसके आगे एक और क्वेश्चन, a boy has 6 marbles, comma, number of ways in which he can put these marbles in 3 pockets, in 3 pockets। कितना आंसर आ रहा है, 120 पक्का। चलिए देखते भाई, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना, आपके पास कितनी पॉकेट्स हैं, 3 पॉकेट्स हैं, मार्बल्स कितने हैं, मार्बल्स कितने हैं, 6 मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, किसको किस में पुट करना है, मार्बल्स को इन पॉकेट्स में पुट करना है, तो कौन उठेगा, अरे बोलो भाई, मार्बल्स उठेंगे। पहला मार्बल कितनी तरीके से देख लो भाई, कितनी वेज से, 3 वेज से, अरे बोलो भाई, पॉकेट में रखा जा सकता है, या तो इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें, बोलो भाई, दूसरा मार्बल भी, तीसरा मार्बल भी, चौथा मार्बल भी 3 तरीके से रखा जा, भाई मार्बल्स हैं आपके सामने, पॉकेट्स 3 है, पहला मार्बल उठाया, मन में क्या आएगा, कितनी तरीके से रख सकते हैं इसको, 3 तरीके से, या तो इस पॉकेट में या तो इस पॉकेट में या तो इस पॉकेट में,
अरे बोलो भाई, दूसरा मार्बल उठाया कितनी तरीके से रख सकते हैं? 3 तरीके से। अरे मार्बल उठ रहा है ना, ठीक है, मार्बल को पुट कर रहे हैं तो सीक्वेंस देखना, इवेंट पहला इनिशिएट कहां से हो रहा है? मार्बल को उठा रहे हैं, पॉकेट्स में रख रहे हैं। फिर ऐसे ही ये वाला मार्बल कितनी तरीके से उठ सकता है? 3। और ये वाला 3, मतलब कितना हो गया? 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। आंसर इज, अब कुछ बच्चे इसमें 6 की पावर 3 आंसर करते हैं। क्या करते हैं कुछ बच्चे? क्या करते हैं? इसको कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं? इसको कितनी तरीके से, इसको कितनी तरीके, इसको कितनी तरीके से? सोचते हैं 6। इसको कितनी तरीके से? 6। इसको कितनी तरीके से? और वो लिख देते हैं 6 की पावर, और ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हमें मार्बल्स को पुट करना है। अरे किसको पुट करना है? तो फर्स्ट मार्बल उठाया, कितनी तरीके से पुट कर सकते हैं? 3 तरीके से। दूसरा मार्बल उठाया, कितनी तरीके से? अरे पॉकेट्स को थोड़ी नहीं मार्बल में पुट करना है, बोलो भाई। तो ये चीज याद रखना, जब कभी भी कुछ ऑब्जेक्ट स्टेबल हो और कुछ मूव कर रहे हो तो सुनना, कौन स्टेबल है और मूव कौन कर रहा है? तो स्टेबल वाला बेस में जाता है और जो मूव करता है वो पावर में जाता है। बात खत्म, कंफ्यूजन खत्म। स्टेबल वाला, कितनी स्टेबल चीजें? कौन स्टेबल है? पॉकेट्स। और कौन मूव करेंगे? मार्बल्स। क्लियर है? तो कंफ्यूजन ना हो, स्टेबल की पावर। अब लेकिन सुन लो, मेरी बात समझो, एक बहुत बड़ा लफड़ा कराते हैं जेई में। यहां पर जो ये मार्बल्स उठाए, ये किसी एक जेब में भी सारे के सारे जा सकते हैं, कुछ जेबें खाली रह सकती हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि 6 मार्बल्स हैं, 3 पॉकेट्स हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें भी कंडीशन लगाते हैं, 6 डिफरेंट मार्बल्स को 3 डिफरेंट पॉकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट, या फिर ऐसे ये 6 डिफरेंट मार्बल्स थे और 3 डिफरेंट पॉकेट्स। अब ऐसे बोलेंगे 6 डिफरेंट मार्बल्स को 3 आइडेंटिकल पॉकेट्स, मतलब वो जो 3 पॉकेट हैं वो उनमें कोई मतलब डिफरेंस वो एक ही जैसी हैं। 6 डिफरेंट पॉकेट्स को 6 डिफरेंट मार्बल्स को 3 आइडेंटिकल पॉकेट्स में रखना, या फिर 6 आइडेंटिकल मार्बल्स को 3 डिफरेंट पॉकेट्स में रखना। 6 आइडेंटिकल मार्बल्स को 3 आइडेंटिकल पॉकेट्स में रखना। 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं सुनना, ये अभी इसमें टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने के लिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्सेस में रखना, डिफरेंट वाले को आइडेंटिकल वाले बॉक्सेस में रखना, आइडेंटिकल वाले को डिफरेंट, ये लिखना नहीं है अभी पढ़ाएंगे, डिफरेंट बॉक्सेस में रखना, और आइडेंटिकल वालों को आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखना। सब में आंसर बदल जाता है, समझ रहे? बट यहां पर क्या है, यहां पर कुछ कंडीशन नहीं दी है। सीधे सीधे क्या लिखा है? 6 मार्बल है, पता नहीं, कुछ बताया ही नहीं। 3 पॉकेट है, कुछ बताया ही, तब लगाना स्टेबल की पावर मूवेबल, नहीं तो लगाना, ये बिल्कुल भी कहीं अप्लाई नहीं करना है। जनरली ये चीज लिखी होती है और हम लोग यही गलती करते हैं, अच्छा कौन मूव कर रहा है वो पावर में जाएगा, कौन स्टेबल है वो बेस में, जबकि यहां कुछ ना तो मार्बल्स के बारे में गिवन है और ना ही पॉकेट्स के बारे में गिवन है। यदि दे दें कि ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये अलाइक, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये अलाइक, ये अलाइक, ये अलाइक, तो सब में आंसर अलग अलग आएगा। वो चीजें हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर है? तो इसके आगे चलते हैं। क्या अभी टाइम बचा होगा? अरे यार कुछ पता ही नहीं चला, अभी फंडामेंटल वाले पे क्वेश्चन बाकी। चलो